नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो पिछला टॉपिक अपन ने पढ़ा, पूरे टॉपिक में जिसमें अपन ने पृथ्वी से रिलेटेड पढ़े, अक्षांश, देशांतर, समय जोन, पूरी चीज़ें अपन ने बहुत अच्छी तरीके से देखी। ये जो अपनी क्लास है पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। अपन को ज्योग्राफी का ज्ञाता नहीं बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि अब ये पृथ्वी है तो ये कहाँ से बनी, किस तरीके से बनी, ठीक है, इसको किसने बनाया, इन सब चीज़ों पे अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं है हमारा। तो ये अपना ये फोकस है पूरी वीडियो बनाने का कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितनी कितनी चीज़ें अपन को कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्लियर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का सेंस ऐसा है कि आपने जो पृथ्वी देखी, ग्लोब देखा, अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना अपन को देखनी है तो किस तरीके से अपन देखेंगे। मान लो कि ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अपन को अंदर तक की पूरी जानकारी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर है क्या। अपन ऊपर मतलब क्रस्ट में रहते हैं, या जिसको अपन हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे पूरा नीचे तक क्या है, तो उसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे अपन कि यदि अपन पृथ्वी का इतना टुकड़ा ले लें, कहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा क्या हो गया, पृथ्वी का व्यास हो गया। ये यहाँ से यदि देख लिया जाए तो ये पृथ्वी का पूरा व्यास है और इतनी त्रिज्या यदि इतना हिस्सा ले लें तो ये इतना हिस्सा भी अलग से आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का, पृथ्वी इस तरीके से गोलाकार है, यदि यहाँ से और यहाँ बीच तक का हिस्सा उसका निकाल करके उसका पूरा अध्ययन कर लें तो अपन को पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, उसके पहले कुछ चीजें ऐसी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अपन को जानकारी मिलेगी कैसे। पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि आंतरिक संरचना की जानकारी अपन ढूंढेंगे कैसे। उसके लिए क्या है कि इसके दो स्रोत हो सकते हैं। मतलब पहला कौन सा स्रोत हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, और दूसरा हो सकता है अप्राकृतिक स्रोत हो सकता है। अप्राकृतिक स्रोत हो सकता है। इन दो चीजों से अपन जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ले सकते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में क्या आएगा, देखो प्राकृतिक स्रोतों में पहले तो अपन देख सकते हैं भूकंप से, ठीक है, दूसरा ज्वालामुखी से, और तीसरा अपन उल्कापिंडों से। कैसे, ये जैसे ये क्लास, इस क्लास के बाद आगे ये सब टॉपिक है और टॉपिक आने वाले हैं। अभी इसमें कुछ इसका ऊपरी कुछ चीजें इसकी बता दे रहा हूं। देखो, भूकंप से कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। देखो, भूकंप से मतलब भूकंप से जो मेरे कहने का है, तो भूकंपीय जो तरंगे हैं उनसे आप जब आगे और वीडियो देखोगे तो उसमें पढ़ोगे कि 3 प्रकार की तरंगें हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इपीसेंटर होता है, तरंगें जो है तो वो आगे बढ़ती है, गति करती है, क्रोड पहुंचती है, मतलब भूपर्पटी में पहुंचती हैं, सियाल यानी कि मेंटल में पहुंचती हैं। तो इन सब चीजों से पता कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर पहुंची, इतनी गति हो गई, इतनी गति कम हो गई तरंगों की, तो ये क्रोड का हिस्सा होगा, ये मतलब जो बीच का हिस्सा है मेंटल उसका हिस्सा होगा, भूपर्पटी का हिस्सा होगा। इस तरीके से अपन इनके शोध करने से ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि भूकंप ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में क्या है। दूसरा ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से कैसे कर सकते हैं, देखो ज्वालामुखी से अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कहीं पर लावा निकला, अब लावा निकलने के बाद उसमें कौन कौन से तत्व निकले, कितने कठोर तत्व हैं, कितने मुलायम तत्व हैं, किस तरीके के तत्व हैं, तो उससे भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये भूपर्पटी के अंदर कहाँ से निकला होगा, कितनी इसकी दूरी रही होगी, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। तीसरा उल्कापिंडों से। उल्कापिंडों की संरचना लगभग जितने उल्कापिंड या ग्रह हैं, कुछ संरचनाएं पृथ्वी की जैसी होती है, उनके पृथ्वी से टकराने से उन पर उनके जो अवशेष बचते हैं उनसे भी शोध करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी की कुछ संरचना, आंतरिक संरचना इस तरीके से होगी। तो प्राकृतिक स्रोतों में कौन से हैं, 3 है, भूकंपीय तरंगे हैं, ज्वालामुखी है, उल्कापिंड है। अब अप्राकृतिक स्रोत मतलब जो नेचुरल नहीं है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, अप्राकृतिक में 3 हो सकते हैं। पहला होता है घनत्व, दूसरा है दाब, और तीसरा है ताप। देखो, घनत्व में क्या है कि डेंसिटी से पता करते हैं कि कहाँ की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कहाँ की डेंसिटी कितनी कम है, उससे अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पहला हिस्सा होगा, ये ऊपरी हिस्सा होगा, फिर यहाँ ज्यादा डेंसिटी है तो ये और नीचे का हिस्सा होगा, इसमें और ज्यादा डेंसिटी है तो ये और नीचे का हिस्सा होगा। इस तरीके से जानकारी अपन लगा लेते हैं कैसे, अप्राकृतिक स्रोत घनत्व के आधार पर, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की।
दूसरा है दाब से। दाब से अपन कैसे जानकारी लेते हैं, जैसे पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है तो ऊपरी हिस्सा में कम दाब रहता है, जब कम दाब रहता है तो वहां की जो चट्टानें होंगी वो उतनी ज्यादा कठोर नहीं होंगी, तो लगा लेते हैं कि ये पहला ऊपरी हिस्सा है। उसके नीचे की चट्टानें थोड़ा ज्यादा कठोर होंगी और उसके नीचे की चट्टानें और ज्यादा कठोर होंगी, तो उससे भी अपन जानकारी लगा सकते हैं कि ये किस मतलब पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कौन से पार्ट का ये चट्टान है या तत्व है या खनिज है, इससे अपन जानकारी ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना इसमें ताप से। ताप से कैसे, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या, पृथ्वी के ऊपर का टेम्परेचर, फिर उसके नीचे बिल्कुल सेम कंडीशन, उसके नीचे उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर सबसे नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस आधार पर भी अपन ये जानकारी ले सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वैरायटी क्या होगी, किस तरीके से होगी। अब इन्हीं के पे अब आगे अपन और देखते हैं। देखिए आंतरिक संरचना में अपन ने प्राकृतिक स्रोत कहाँ से जानकारी ले सकते हैं और अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से, इनसे कहाँ से जानकारी ले सकते हैं, इतनी जानकारी अपन ने ली। ठीक है, अब देखो आगे मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके लिए अपन ने उसके तीन हिस्से होते हैं। पहला तो होता है जिसको बोलते हैं भूपर्पटे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भूपर्पटे को बोलते हैं अपन क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है मेंटल, दूसरा हिस्सा क्या होता है, मेंटल, ठीक है, जिसको आवरण भी बोलते हैं। और तीसरा हिस्सा इसका होता है क्रोड, जिसको केंद्रीय भाग बोलते हैं, केंद्रीय भाग या क्रोड बोलते हैं, केंद्रीय भाग या क्रोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोर बोलते हैं। अब देखो भूपर्पटी यानी क्रस्ट, मेंटल और केंद्रीय भाग, अब इसको अपन पूरी तरीके से समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है, और किस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए मैं इसमें इसका एक पृथ्वी के आंतरिक भाग का मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ और उसको आप अच्छी तरीके से समझिए। चलिए देखिए ये अपना मैप रहेगा, मतलब डायग्राम रहेगा एक हिसाब से। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। यहाँ मैंने 8 तत्व लिख दिए हैं, कौन कौन से कैसे है। अब मैं इस चीज़ को समझते हैं अपन पूरी तरीके से डिटेल में, ये आखिर है क्या। देखो अपन ने आंतरिक संरचना के बारे में पहले पढ़ लिया कि किस किस तरीके के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। अपन अब उन स्रोतों के बारे में, उनके आगे कैसे क्या है, इसके अंदर कहाँ से फैक्ट बनते हैं, ठीक है, वो पूरी जानकारी डिटेल से। अब पूरा कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पूरे वीडियो को अब अंत तक देखिएगा, ठीक है, हर चीज समझ में आ जाएगी। कोशिश मैं करूंगा आपको समझाने की कि आपको कहीं से भी एक भी डाउट ना रह जाए। बस आप लोग ध्यान से देखिए बस पूरा अंत तक इसको। देखिए पृथ्वी का जो अपन ने हिस्सा निकाला, मैंने बताया किस तरीके से जानकारी ले रहे हैं। उसमें 3 पार्ट है बेसिक रूप से, पहले मैंने बताया आपको 3 पार्ट कौन कौन से। पहला क्रस्ट है, या इसको बोलते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट भी बोल देते हैं, ऊपरी हिस्सा को भूपर्पटी बोलते हैं। उसकी भी चर्चा भी अपन कर रहे हैं। नीचे क्या है इसके, जस्ट मेंटल, इसको मेंटल बोलते हैं बीच के हिस्से को, और नीचे जो सबसे लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, क्रूड बोलते हैं। अच्छा देखो, मतलब पूरी सतह से बात करें तो ये हो गया अपना 0 किलोमीटर इसकी गहराई। अब यहां से चलते हैं आगे, पूरा नीचे तक आते हैं। जब यहां आएंगे अपन मेंटल के पास में आते हैं, यहां ये इसके पूरा यहीं तक ले लेते हैं इसको। यहां तक मेंटल की जो 0 यहां हो गया, ठीक है, इसकी 32 किलोमीटर के लगभग है, मैं अभी आगे बता रहा हूं। एक ये बीच का हिस्सा ही है, तो ये यहां से यहां तक मेंटल तक का हिस्सा कितना है, 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर ये है। और फिर ये बिल्कुल यहां पॉइंट तक 6371 किलोमीटर है ये नीचे का हिस्सा। देखो ये कोई याद नहीं करना, पृथ्वी का आपको व्यास पता होगा, ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना, जो पृथ्वी का व्यास है उसका आधा कर दो, 6371 ये हो जाएगा, ठीक। मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6371, ठीक है। और ये भूपर्पटी कहाँ है, 0 किलोमीटर से 6371 ये अंत तक है। इससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूपर्पटी से क्रूड तक की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, तो आपके ऑप्शन रहेंगे क्लियर। मेंटल तक की लंबाई कितनी है, तो ये 2900 किलोमीटर है।
क्लियर, यहाँ से ये हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसमें। देखो ये जो ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, या इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर इसको भूपर्पटी लिख दे रहा हूँ इस हिस्से को, ठीक है। ये अपनी जो सतह है जिसमें अपन लोग रहते हैं, एक हिसाब से इसको क्या बोल देते हैं? भूपर्पटी, या इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो उत्तरी चीजें इसकी अब अंदर आंतरिक हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर मैं इसको ऊपरी क्रस्ट बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ऊपरी क्रस्ट बोल सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट भूपर्पटी, और इसके अंदर का जो ऊपरी क्रस्ट। अच्छा, ये जो हिस्सा है इसको निचला हिस्सा इसका यदि ले लिया जाए, यहां से ले लेते हैं, चलो यहां से ले लेते हैं। ये मान लो पूरी भूपर्पटी है और यहां से ये पूरा ऊपरी हिस्सा है ये, ठीक है, क्रस्ट का। अब इसके नीचे निचला हिस्सा ये भी कहलाएगा निचला क्रस्ट, लिख लेते हैं इसको, निचला क्रस्ट लिख लेते हैं। बात समझ में आई? ये क्या है? ऊपरी क्रस्ट, और ये है निचला क्रस्ट। अच्छा, इसमें भी ऐसे लिख दे, इसको ये मेंटल का निचला हिस्सा होगा, और ये मेंटल यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे आते आते ये तो निचला क्रस्ट हो गया। अब इसको चलो निचला क्रस्ट ये यहाँ तक है, यहाँ तक क्या है? निचला क्रस्ट है ये, क्लियर। यहां तक क्या है? निचला क्रस्ट है। अब इसके नीचे क्या है? ऊपरी मेंटल, ऊपरी, देखो ये ऊपरी क्रस्ट मैं भी बता रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। पहले इस चीज को देखो, ठीक है। अब ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट ये हो गया। ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट में क्या है, विशेषता क्या है कि देखो क्रस्ट का, पहले भूपर्पटी की चीजें समझ लेते हैं या क्रस्ट की चीजें समझ लेते हैं। भूपर्पटी की यहां लिख रहा हूं मैं, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? पहली बात तो औसत गहराई कितनी है? 32 किलोमीटर, अलग अलग लिखी हुई है कि किसी ने 100 किलोमीटर भी मानी है, इसके यहाँ तक का हिस्सा पूरा मान लिया है, 100 किलोमीटर तक का हिस्सा इसका मान लिया है, किसी में 32 या कहीं 30 किलोमीटर भी लिखी है। हर किताबों को बता दे रहा हूँ, 2-3 किताबों का, और एक जगह 100 किलोमीटर लिखी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए नहीं बनेगा, और ये अलग अलग, क्योंकि ये इसका पैमाना क्लियर नहीं किया। आप जब किताबों में अलग अलग देखोगे तो हर जगह आपको भूपर्पटी की ये जो निचली हिस्सा है, कोई 32 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर, इस तरीके के 3 प्रकार के लिखे, तीनों मैंने आपको बता दिए। दूसरा क्या है कि इसमें पहला इंपॉर्टेंट बात ये है, दूसरी ये भूपर्पटी की इंपॉर्टेंट बात क्या है या क्रस्ट की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्या है कि ये जो पार्ट किए गए हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ये जो तरंगें आती है, किसकी? भूकंप की जो तरंगें आती है, उनके आधार पर कहा गया है कि सबसे पहले यहाँ तरंग आई तो इसको निचला क्रस्ट, इसके बाद में यहाँ पहुंची, या एल तरंग पहले यहाँ आई तो वो उसको ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद यहाँ पहुंची, इसको निचला क्रस्ट। इस बात पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तरंगे कहाँ से बीच में आ गई। क्या है कि अब इसका टॉपिक आगे है भूकंप, ठीक है, या ज्वालामुखी, जो भी टॉपिक है उसमें आपको ये चीजें पिछले की भी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल इतना समझिए कि जो भूकंप की तरंगें आती हैं उनके बेस पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, क्लियर, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में बांटा गया है। तो तरंगों के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है। किस आधार पर? तरंगों के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है, तरंगों के आधार पर। यहां मैं लिख दे रहा हूं, तरंगों के आधार पर। 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्रस्ट से क्या आ सकता है? तीसरा पॉइंट इसमें आ सकता है कि क्रस्ट का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो देखो इनको जो तीनों हैं, इनको 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। एक को बोलते हैं सियाल, ये है सीमा, और इसको बोलते हैं निफे। सियाल को ऐसे लिख लेते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और निफे निकिल और आयरन, क्लियर। मतलब ये ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ये बना किससे है? ये सियाल से बना, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, कौन किससे किससे हुआ है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, अब एक बात इसमें ये है कि जब ये इनका ये यहां से भी देखा जाए, एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं। मान लो कि यहां पर बालू है, ठीक है, इसके नीचे भी यहां बालू है, यहां भी नीचे बालू है।
अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर है, या निचले कृष्ण में पत्थर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये पूरा कृष्ण का निचले का हिस्सा है, फिर ऊपर भी क्या है, पत्थर है। अब ऐसे यहाँ पर क्या है, बालू है। अच्छा, एक बीच की ऐसी परत आएगी कि जहां पर ये दोनों मिक्स रहेंगे, बालू और पत्थर दोनों कैसे रहेंगे, ये ऐसा रहेगा जहां पर बालू भी रहेगा और पत्थर भी रहेगा, ये बीच का ऐसा हिस्सा आएगा, ये बीच का ऐसा हिस्सा आएगा जहां पर बालू भी रहेगा और पत्थर भी रहेगा। अच्छा, अब ये यहां तक ऊपरी कृष्ण है, ये निचला कृष्ण है, अब ये बीच से ये अलग हो रहा है, तो इस लाइन को यहां से क्वेश्चन आते हैं कि ऊपरी कृष्ण और निचले कृष्ण को अलग करने वाली जो रेखा है या जो यहाँ का क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं। तो इस बीच के जो क्षेत्र है ऊपरी कृष्ण और निचले कृष्ण को, इस क्षेत्र को बोलते हैं, यहां ध्यान से सुनना है इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कोन रॉड असंबंधिता। बिल्कुल परेशानी होना, इसको मैं इजी बता दे रहा हूं कि कोन रॉड असंबंधता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी भी असंबंधता को। देखो, बात यहां तक समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं यदि आपको कहीं से कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ नहीं है, ऊपरी कृष्ण है, निचला कृष्ण है। ये यहां मैंने बताया कि यहां मान लो कि यहां पर बालू है, यहाँ छोटे छोटे कंकड़ है, एक तो बीच का ऐसा क्षेत्र आएगा ना कि जहां पर बालू और कंकड़ मिक्स होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, बालू और कंकड़ मिक्स होंगे, तो वो जो क्षेत्र है जो बिल्कुल फिर वहां के उसके बाद फिर कंकड़, केवल बालू एक भी नहीं रहती, केवल कंकड़ आना शुरू हो जाते हैं, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस जो बीच की लाइन है इस क्षेत्र को अपन क्या, वो एक तो इन्होंने इसकी इस जो पर्टिकुलर क्षेत्र है इसकी खोज मान लो कोनराड जी ने की, तो उसको कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मतलब ये पृथक करता है, तो इस लाइन को पर्टिकुलर नाम यह है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऊपरी कृष्ण और निचले कृष्ण के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, उस परत का नाम बताइए, तो उस परत का नाम क्या है, कोन रॉड असंबंधता। इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, इसके नीचे चलते हैं, यहां तक कृष्ण की बात हो गई, कृष्ण में और क्या है, देखो कृष्ण का, अच्छा एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं, जो पूरी ये पृथ्वी है कृष्ण, अच्छा हाँ, जो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये क्वेश्चन भी आता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है, डेंसिटी पृथ्वी की कितनी है, ठीक है। तो देखो पूरी पृथ्वी की यदि औसत घनत्व की बात की जाए, किसकी औसत घनत्व की बात की जाए पूरे पृथ्वी की, तो 5.5, कितना, बस कितना, ये इतना याद रखना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये बिल्कुल रट के रख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम। अब देखो ये पूरा इसका एवरेज निकाला गया है पूरी पृथ्वी का, इसका घनत्व अलग, इसका अलग घनत्व है और इसका अलग है। देखो डेंसिटी कैसे कि जैसे ऊपर कोई भी चीज है वो बिखरी हुई थोड़ी थोड़ी रहेगी, ठीक है, ज्यादा दबाव नहीं है उसमें, इसका घनत्व बिल्कुल सीधे सीधे कम होगा। इसमें क्या है, इसका घनत्व ज्यादा होगा क्योंकि इसमें दबाव, इस क्षेत्र का दबाव इसमें ज्यादा है, तो इसका घनत्व थोड़ा ज्यादा होगा। जो ये है इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पूरा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। देखो क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, कॉन्सेप्ट की बात है, यदि एक चीज आपको समझ में आ गई तो ऑटोमेटिक आप रिलेट करते चले जाओगे और वो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, ये बिल्कुल इसको याद करना है कि पृथ्वी पे जैसे ही आप 1 किलोमीटर चलोगे, कितना चलोगे, 1 किलोमीटर यहां से नीचे जाओगे आप पृथ्वी के 1 किलोमीटर नीचे, जैसे ही आप पृथ्वी पे 1 किलोमीटर नीचे, सॉरी 1 किलोमीटर कह रहा हूं, 32 किलोमीटर की गहराई पर जैसे जाओगे, 32 किलोमीटर, कितनी, 32 किलोमीटर के नीचे जाओगे यानी गहराई पे जाओगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। अब देखो यहीं से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अभी बताया कि 32 किलोमीटर गहराई पर जैसे ही आप जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। अब खुद बताओ, आपने देखा होगा कि नीचे से इतना गर्म लावा निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्म, वो तो भी यहाँ से आता है लावा, मेंटल से आता है, क्रूड से तो अभी उतना आता नहीं है। अब ये बताओ 1 किलोमीटर नीचे जाओगे, 32 किलोमीटर सॉरी नीचे जाओगे या गहराई पे जाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होगा। अब
2900 किलोमीटर नीचे गए तो अब इसका आप गुणा कर लोगे तो पता चल जाएगा कितना गर्म लावा होगा। फिर 6371 किलोमीटर नीचे तो जो लावा होगा वो कितना ज्यादा गर्म होगा। तो ये इसी से अपन अंदाजा लगा सकते हैं। केवल इतना चीज याद रखिए कि 32 किलोमीटर नीचे जाने पर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब देखो ये कोनराड असमानता, मैं अभी इसको यहाँ पर क्लियर किए दे रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा एक चीज और, इसमें जो मैंने यहाँ 8 तत्व तो रखे थे, यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधे पूछ देता है कि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, और ऑप्शन इनमें से कोई। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 46.60%। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए कि ऑक्सीजन कितना है, 46.60% है। फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। पृथ्वी पर मुख्य रूप से ये 8 तत्व ही भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि 8 तत्व कहाँ किस लिए लिखे थे कि ये भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। इनका अस्तित्व केवल यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अलग अलग तत्व हैं लेकिन यहाँ अंदर और अलग है, इनसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया अपना कोनराड असमानता तक अपना हो गया। अब इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे जैसे ही आएंगे अपन यहाँ से तो ये निचला क्रस्ट है अपना। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा था, क्रस्ट कैसा है, ये निचला क्रस्ट है। और इसको मैंने पत्थर बना के रख दिया कि ये यहाँ पर क्या है, पत्थर है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, बालू के कंकड़ हैं, कुछ भी आप समझ लो। अब इसके आगे चलें। देखो क्रस्ट पे जैसे ही पहुंचोगे तो क्रस्ट का क्षेत्र जैसे ये है और मेंटल का क्षेत्र पूरा का पूरा ये है। अब इसमें ये है निचला क्रस्ट। ठीक है, और निचला क्रस्ट ये है और ये इसके नीचे ये जो मेंटल का क्षेत्र है, तो ये कौन सा मेंटल कहलाएगा, ऊपरी मेंटल कहलाएगा। ये मेंटल है पूरा, तो ये कहलाएगा अपना ऊपरी मेंटल। ये क्या होगा, निचला मेंटल, नाम है ये मेंटल। ठीक है, और ये इसके नीचे क्या है, ये क्रोड है, तो ये क्रोड का ये क्या होगा, ऊपरी क्रोड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, निचला, ये निचला क्रोड है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो इसके आगे, अब मैं इसको यहां से क्लियर कर दे रहा हूं। इसके आगे क्या है कि जो मेंटल है, क्रस्ट यहां से चला आया। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल का अपन देख लेते हैं। देखो मोह अपन ने कौन सी पढ़ी थी, कोन रॉड डिसकंटिन्यूटी अपन ने यहां पर इसको कहा था। इसके नीचे आए तो ये क्रस्ट कौन सा है, निचला। ठीक है, और ये मेंटल कौन सा है, ऊपरी मेंटल है। अब यहीं पर बिल्कुल वही बात समझनी है। मैंने बताया छोटे छोटे बालू के कंकड़ यहाँ पर हैं। अब ये यहीं पर अपन मान लेते हैं छोटे छोटे बालू के कंकड़ हैं अभी इसमें। अच्छा ये मेंटल है। अब मेंटल में क्या है, मान लो कि ये इसमें पूरा लावा भरा हुआ है, गर्म लावा एकदम यहाँ पर मेंटल पे रहता है। तो मान लो गर्म लावा यहाँ पर भरा हुआ है पूरा मेंटल में, ये बालू के टुकड़े हैं। अच्छा इसके बीच में भी एक क्षेत्र ऐसा आएगा जिसमें ये बालू के टुकड़े भी रहेंगे और लावा भी रहेगा, मिक्स क्षेत्र रहेगा। ये कौन सा क्षेत्र रहेगा, पूरा मिक्स क्षेत्र रहेगा। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में भी एक क्षेत्र रहेगा, उसको मिक्स क्षेत्र कहेंगे। देखो ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच के जो बीच का क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे, कोन रॉड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असमानता, अलग अलग करने वाला। अब ये निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, इनके बीच में एक परत रहती है जिसकी इन्होंने खोज की, उन्हीं के नाम पर है सब ये पूरे नाम। देखो दूसरा नाम इसका है मोह विसिक। क्या नाम है, मोह। ये अभी आपको नाम लग रहे होंगे ऐसे, लेकिन नाम ये क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे, 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। मोह विसिक, वही डिसकंटिन्यूटी, असंबंधिता, हिंदी में बोले तो असंबंधिता, और इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी, अलग करने वाला। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन सी परत अलग करती है, मोह विसिक असंबंधिता। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन सी परत अलग करती है, कोन रॉड असंबंधिता। क्लियर। अब इसके नीचे चलते हैं। ये ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ये निचला क्रस्ट ऊपर। अब इसके बीच में क्या है, अच्छा ये मैंने बताया यहाँ लावा भरा हुआ है पूरा मेंटल में। अब आए यहां से इस तरीके से आए, आगे आते आते
ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में यहाँ पर भी थोड़ा पदार्थों का अंतर होगा और बीच का क्षेत्र इसमें भी आएगा। इसके जो बीच का क्षेत्र आएगा उसको क्या नाम दिया गया? उसका नाम है रेप्टी। क्या नाम है? रेप्टी या रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल। अब बार बार वो समझाने की तो ज़रूरत है नहीं है कि ये बीच का क्षेत्र कैसा आएगा। अब आपको केवल ये चीज़ समझनी है कि ऊपरी कृष्ठ, निचले कृष्ठ, बीच का क्षेत्र कॉनरॉड, निचला कृष्ठ, ये नीचे का क्षेत्र है निचला कृष्ठ, और ऊपरी मेंटल, बीच का क्षेत्र मोहविशिक। ठीक है, और ये इसके बाद मोहविशिक हो गया। और इसके बाद क्या है? ऊपरी मेंटल, क्योंकि ये निचले कृष्ठ था, अब ये ऊपरी मेंटल है और ये निचला मेंटल होगा, ये नीचे का मेंटल है, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? रेप्टी संबंध का। अब निचला मेंटल यहाँ चला आया, अब ये ऊपरी क्रोड है। ठीक है, निचला मेंटल रहेगा। अब देखो ये मेंटल का क्षेत्र है, ये है मेंटल का क्षेत्र, और ये है ऊपरी क्रोड का क्षेत्र। तो इसके बीच में मान लो मेंटल के और क्रोड के बीच में वही जो ऊपर में अपन ने देखा है कि इसके बीच का क्षेत्र मान लो, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है रेप्टी के बाद गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबंधता यानी कि डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबंधता यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ निचले, ये ऊपरी क्रोड है और निचला क्रोड है, उसके बीच का क्षेत्र, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? इसका नाम है लेहमैन। लेहमैन। बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी ये याद होने वाले हैं। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। अब देखो समझिए थोड़ा सा, बस 1-2 मिनट आप ध्यान से सुनिए। ये आपको अभी जो ये नाम मैंने बताए ना सब याद होने वाले हैं अभी के अभी। किस तरीके से काम करते हैं एक बार मैं आपको और क्लियर तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखो ऊपरी कृष्ठ, इसके जस्ट नीचे निचला कृष्ठ, क्लियर? निचला कृष्ठ ही है ये, बीच का क्षेत्र क्या था? मेंटल है ये। निचला कृष्ठ रहेगा तो मेंटल का क्या रहेगा? ये ऊपरी क्षेत्र रहेगा। कौन क्षेत्र रहेगा? ऊपरी क्षेत्र। तो निचला कृष्ठ रहेगा और ऊपरी मेंटल रहेगा। अब मेंटल के नीचे आओ तो ये क्या रहेगा? मेंटल का निचला क्षेत्र रहेगा और कृष्ठ का क्या रहेगा? ऊपरी क्षेत्र। तो ये बीच का क्षेत्र। अब ये बीच में यहाँ पर आ जाओ तो ये ऊपरी क्रोड रहेगा, क्रोड का ऊपरी क्षेत्र रहेगा, और ये क्रोड का क्या रहेगा? निचला क्षेत्र, इसके बीच का क्षेत्र आएगा। देखो बात यहाँ पर सीधे सीधे क्लियर है कि जो ये अपने डिवाइडेशन किया है, जो ये पार्ट बनाए गए हैं, ये इनको आंतरिक स्थिति को जानने के लिए। अब देखो सियाल इसको बोलते हैं, जो कृष्ठ वाला क्षेत्र उसको सियाल बोलते हैं। मतलब इसमें क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल वाले क्षेत्र को सीमा बोलते हैं, यहाँ क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और क्रोड वाले क्षेत्र को निफे बोलते हैं, निकेल और आयरन यहाँ पाया जाता है। अब देखो इसके जो बीच का क्षेत्र है उसका नाम क्या है? कोनरॉड असंबंधता। ऊपरी कृष्ठ और निचले कृष्ठ के बीच का क्षेत्र, इसको अभी आप क्या करना, कॉपी पेन में अलग से लिख लेना। ऊपरी कृष्ठ प्लस निचला कृष्ठ बराबर कोनरॉड असंबंधता। फिर लिख लेना निचला कृष्ठ और ऊपरी मेंटल बराबर मोहविशिक असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी। फिर आगे क्या लिखोगे? ये ऊपरी, वो निचला कृष्ठ ऊपरी मेंटल हो गया, फिर ऊपरी मेंटल रेप्टी असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद क्या लिखना अपन को? निचला मेंटल हो गया। अब निचला मेंटल आएगा और ये ऊपरी क्रोड, ये वाला क्षेत्र आएगा, तो आप क्या लिखोगे? गुटेनबर्ग विसार्ट भी इसको बोलते हैं। गुटेनबर्ग विसार्ट कहीं कहीं लिखा है तो आपको केवल गुटेनबर्ग याद रखना है। गुटेनबर्ग असंबंधता ये लिख लेना है। निचले में क्या लिखना है अपन को? ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच का क्षेत्र क्या है? लेहमैन असंबंधता। देखो यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये सब चीजें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है और यही से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊपरी कृष्ठ और निचले मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, या ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, या ऊपरी कृष्ठ और निचले कृष्ठ के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। या यहाँ से दूरी पूछ लेगा कि कृष्ठ से भूपर्पटी की गहराई कितनी, कृष्ठ से क्रोड की गहराई कितनी है। अच्छा अब आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो लावा क्षेत्र है, जो लावा निकलता है, मैंने आपको बताया। अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, क्लियर? देखो जो लावा है वो रहता है, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको, वो यहाँ इस मेंटल क्षेत्र में रहता है। जब यह इसका दबाव पड़ता है, ठीक है, तो ये लावा वाला क्षेत्र ये है, ये गर्म क्षेत्र है। और इससे भी ज्यादा गर्म क्षेत्र है क्रूड, जहां पर पूरी तरीके से ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये ठोस अवस्था है पूरा, ये ठोस है प्लस द्रव है, लावा का कुछ क्षेत्र है, ठीक, खनिज तत्व, और ये पूरी तरीके से द्रव अवस्था में है।
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसमें क्या है, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है लास्ट में, वो और बता दे रहा हूँ। जो ये मेंटल है, मेंटल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो इनको सुन लो, 1-2 बार क्लियर हो जाएंगे। देखो पहली बात तो मैं कहता हूँ निर्माण कैसे हुआ मेंटल का, तो आप लोगों का बिल्कुल सियाल सीमा नीफे, तो निर्माण कैसे होगा, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ। यदि क्वेश्चन आता है कि मेंटल का निर्माण कैसे हुआ, तो सीमा से हुआ यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेंटल की मोटाई कितनी है या गहराई कितनी है, तो आप सीधा सीधा आंसर इसका क्या दे दोगे, 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मैग्मा चैम्बर इनमें से कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में रहेगा क्रेस्ट, मेंटल, क्रोड और भी। तो मैग्मा चैम्बर में रूप से पाए जाते हैं कहाँ, मेंटल, आपको टिक करना है, मेंटल में पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा औसत घनत्व इसका पूछते हैं, तो इसका औसत घनत्व 3.5 घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है मेंटल का। आप लिख सकते हो कि मेंटल का औसत घनत्व कितना है, 3.5 घन सेंटीमीटर है। चौथा, यदि और डीपली क्वेश्चन कुछ भी और पूछ लेता है कि यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग मेंटल है, तो आपको बिल्कुल जनरली इसको 83% याद रखना है कि 83%, 83% ये पूरी पृथ्वी का भाग घेरे हुए है। बात क्लियर हो गई मेंटल की। अब थोड़ा सा क्रोड की बात करते हैं। देखो क्रोड में कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला क्रोड का यही पूछेंगे कि निर्माण कैसे हुआ, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछते हैं। इजी क्वेश्चन हमेशा ऑनलाइन मतलब वनडे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, क्रोड का निर्माण कैसे हुआ। ऑप्शन में निकल फेरस, निकल सिलिका, निकल ये कुछ भी एल्यूमिनियम, ऐसे कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता है कि सियाल सीमा नेफे, ये ऐसे एक लाइन से याद कर लो, सियाल सीमा नेफे, तो ये हो जाएगा निकल और फेरस। ठीक है फेरी, तो ये क्लियर हो गया कि इसका निर्माण निकल और फेरस से हुआ है। औसत घनत्व, इसका घनत्व 1-2 बार पूछा है पेपर में, तो औसत घनत्व इसका कितना, 13 ग्राम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व इसका होता है। पूरी पृथ्वी का 5.5 घन सेंटीमीटर मैंने बताया, लेकिन क्रोड का जो औसत घनत्व कितना रहता है, 13 घन सेंटीमीटर के समथिंग इसका घनत्व रहता है। ठीक है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व रहता है किसका, क्रोड का। अगला क्वेश्चन देखो, ये द्रव एवं प्लास्टिक का बना हुआ, ये कैसा कुछ क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा भाग द्रव जैसा रहता है पूरा, तो वो है क्रोड ही रहता है। मेंटल तो मैग्मा चैम्बर वाला है। क्लियर, तो एक ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो मेंटल सबसे ज्यादा घेरे हुए 83%, और ये पूरी पृथ्वी का घेरे हुए कितना, 16% क्षेत्र ये पृथ्वी का पूरा घेरे हुए है। बात यहाँ तक समझ में कुछ नहीं है। ये जो 3-4 हैं इनको ऐसे याद कर दो। ये क्या है, कोनराड, फिर दूसरी मोहबेसिक, तीसरी रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। तो इसको मैं कुछ यदि याद करने के लिए बनाऊं तो KMR और GL, तो KMR से आप शब्द समझ सकते हो कमर, ठीक है, और GL से आप लिख सकते हो गुल। अब इसको ऐसे बोल दो, कमर गुल हो गई। गुल हो गई मतलब सेंस आप समझ सकते हो कि खत्म हो गई। ठीक है, तो कमर गुल हो गई। तो के से क्या हो गया, कोनराड, माँ से क्या हो जाएगा, मोहबेसिक, रा से क्या हो जाएगा, रेप्टी, जी से क्या हो गया, हो जाएगा गुटेनबर्ग, और एल ला से क्या हो जाएगा, लेहमैन। ये लाइन से ही याद करनी है, क्योंकि कमर गुल, इतना कमर गुल, ये किसी का नाम याद कर सकते हो, उसका नाम कमर गुल। शायद कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी है उमर गुल करके है, तो इस उसी से नाम याद रख लो, कमर गुल। तो कमर गुल आप इतना याद रख लोगे, और फिर आपको ये पता है कि कोनराड, मोहबेसिक, रेप्टी, और फिर गुटेनबर्ग, और ये लेहमैन हो जाएगी। अब ये के, तो आप बस वहां से याद रखो, ऊपरी क्रिस्ट, निचला क्रिस्ट, बीच में कौन आ जाएगा, कोनराड। ये माँ से क्या हो जाएगा, मोहबेसिक, तो ये क्या हो गया, निचला क्रिस्ट आ गया, ऊपरी मेंटल आ गया। ये रेप्टी में क्या हो जाएगा आपका, जो रेप्टी क्षेत्र, ये निचला क्रिस्ट ऊपरी मेंटल, अब रेप्टी में ऊपरी मेंटल निचला क्रोड। अब ये गुटेनबर्ग में ऊपरी कोड निचला मेंटल, और लेहमैन में क्या हो जाएगा, ऊपरी कोड निचला, और ऊपरी कोड निचला कोड के बीच के। तरीके से आप पूरे इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।